हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल और उनमें महत्वपूर्ण गैस के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल और उनमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैस के बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल जो है वह पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वादों के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा हुआ वादों है उनके विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब जान लेते हैं आगे। तो वायु नोट में है यहाँ कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान तथा अभिन्न भाग तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। दोस्तों वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इसका कुल द्रव्यमान यानी कि 99% पृथ्वी की सतह 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। अब आगे देखते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन इत्यादि। तो पहले है नाइट्रोजन। तो इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैस से अधिक है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस गैस के बारे में पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। तो नाइट्रोजन गैस के बारे में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। यह 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। उसके बाद अब इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है उसी के वजह से हम लोगों को वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास हो पाता है इस नाइट्रोजन गैस की ही वजह से। उसके बाद क्या है कि यह गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस में कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है और कोई इसका स्वाद नहीं होता है। उसके बाद है नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तु को तेज़ी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। दोस्तों नाइट्रोजन का जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि यह किसी भी चीज़ को तेज़ी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। उसके बाद आगे क्या है, तो आगे है कि नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। दोस्तों नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का भी निर्माण होता है। उसके बाद अगला गैस है, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, परंतु 16 किलोमीटर ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और 120 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तो इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन जो है यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, लेकिन 16 किलोमीटर ऊंचाई ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और 120 किलोमीटर जाने पर तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। उसके बाद इसके बारे में आगे क्या है कि यह अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। दोस्तों अक्सर ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में सहायता देती है, तो वही बात है कि यह अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तो कहीं पर हम कोई सा भी ईंधन नहीं जला सकते, यानी कि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो यह सबसे भारी गैस है जिस कारण यह निचली परत पर मिलता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर भारी गैस होता है, इसलिए यह सबसे निचली परत में पाया जाता है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद इसका अब क्या है कि यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए प्रागम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। दोस्तों सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए यह पारगम्य है और पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौधे घर यानी कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल की निचली परतों को गर्म रखती है। दोस्तों अक्सर ये जो है यह सबसे भारी गैस है, इसलिए यह निचली परत में पाया जाता है और यह सूर्य के विकिरण को पारगम्य करता है और पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण को अपारगम्य करता है। अतः यह कांच घर या पौधे घर का प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखता है। अब आगे है क्या कि आगे नोट करके दिया गया है कि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है। दोस्तों हम लोग बहुत सारा जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं धरती पर, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन में लगातार वृद्धि हो रहा है। दूसरी गैस का आयतन वायुमंडल में स्थिर है। अब जानते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन क्या है कि यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। दोस्तों ओजोन जो है वह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। अब इसके बारे में जानते हैं पॉइंट वाइज। तो यह सूर्य से आने वाली
तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। दोस्तों ओजोन परत जो होता है वह ओजोन गैस जो होता है वह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। दूसरा है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। दोस्तों वायुमंडल में ओजोन गैस की कमी है जिस कारण सूर्य से अधिक मात्रा में पराबैंगनी धरती पर आ रही है। पराबैंगनी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी फैल सकती है। अब जानते हैं जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प क्या है? तो जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाइयों के साथ घटती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। दोस्तों जलवाष्प जो होता है वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील है तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाइयों के साथ घटती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं जलवाष्प घटते जाता है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा तथा तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। दोस्तों जलवाष्प जो होता है वह संपूर्ण वायुमंडल में 90% भाग में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा और तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विभिन्न प्रकार के तूफान को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा का संजोए सकता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। दोस्तों जलवाष्प क्या है कि विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए सकता है। इसलिए इसे कंबल भी कहा जाता है, यानी कि कंबल का भी काम करता है। पृथ्वी को ना तो अत्यधिक गर्म होने देता है ना ही अत्यधिक ठंड होने देता है। उसके बाद आगे है वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। अब है आगे कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। नोट, जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती है। दोस्तों जलवाष्प के अलावा भी सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण जो करता है वो ऑक्सीजन भी करता है, ओजोन भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है धूलकण। धूलकण क्या होता है? तो धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होता है, फिर भी संवहनीय वायु प्रभाव इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। दोस्तों अक्सर सभी गैस में धूलकण तो होते ही है, वैसे हमारे वायुमंडल में भी धूलकण काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद धूलकण का स्रोत क्या क्या है, यानी कि धूलकण आता कैसे कैसे? तो सबसे पहले समुद्री नमक धूलकण में मिला होता है। उसके बाद महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्लेख के टूटे हुए कण धूलकण का मुख्य स्रोत है। उसके बाद धूलकण के बारे में भी जान लेते हैं। तो धूलकण का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करता है जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है। दोस्तों मेघ, बादल जो है वो बादल का निर्माण भी धूलकण की वजह से होता है। जैसे देखिए धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करता है जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर, यानी कि चारों ओर जलवाष्प मिलकर उसे मेघ का निर्माण कर देता है। उसके बाद नोट में क्या है कि आकाश का रंग नीला। दोस्तों आकाश का जो रंग नीला है वह धूलकण के कारण ही दिखाई देता है। हमें आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वह धूलकण के कारण ही दिखाई देता है, नहीं तो आकाश का रंग जो है वह तो हमेशा ब्लैक ही होता है, यानी काला होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में।